तो शिक्षा में समानता की बातें तो बेबुनियाद हैं, ये कहने के लिए अच्छी लगती है, संविधान में जो लिखी हुई है धारा वो अच्छी लगती है, लेकिन जो भी सरकारें आई आज तक शिक्षा में समानता की व्यवस्था तो कर ही नहीं पाई है। मैं फिर कहूंगा, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। जाति एक प्रथा है, सिस्टम। हम जातिवाद को आप कुरीति के रूप में देखते हैं कि जातिवाद जरूरी है? जातिवाद फल है। हम आपसे जानना चाहेंगे हुक्मदेव नारायण जी, जातिवाद के पेड़ को समूल नष्ट करने का, जड़ सहित उखाड़ने का क्या उपाय है? जाति के फर्क है दो चीज से, रोटी और बेटी। तो रोटी में जाति मिट गई, क्योंकि कब मिटी? जब विधान बन गया कि जो कोई छुआछूत की बात करेगा उसको सजा मिलेगी। अपने आप छुआछूत मिट गया। छुआछूत को दिल से नहीं लोगों ने मिटाया है उस कानून के डर से। उसी तरह से ये कास्ट सिस्टम को खत्म करेंगे तो रोटी में मिल टूटा है, लेकिन बेटी में जाति तय है बेटी से, कि हम कहाँ से बेटी लाते हैं और कहाँ अपनी बेटी देते हैं। दो अभी नारे नए निकल करके आए। एक तो कुछ महीनों से प्रचलित है कि बंटोगे तो कटोगे, और दूसरा जो है एक रहोगे सेफ रहोगे। एक योगी आदित्यनाथ ने दिया और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। क्या है, क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? जब एकता की ही बात है, सर्व समाज की बात है, तो इन नारों की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसी शिक्षा पद्धति क्यों नहीं बन सकती कि गरीब और अमीर के बच्चे साथ एक ही स्कूल में पढ़ें? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें राज्य के अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकती कि राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा, राज्य निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देगा? क्योंकि बहुत से गरीब आदमी इसी चक्की में पिसते रहते हैं और वो गरीबी से पूरे जीवन चक्र में निकल नहीं पाते। ऐसा हम प्रत्यक्ष रोजाना देखते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज हमारे साथ साक्षात्कार की कड़ी में, हम बल्कि इसको साक्षात्कार नहीं कहेंगे दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म विभूषण से सम्मानित, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित, अनेकों उपाधियों को धारण करने वाले हुक्मदेव नारायण यादव। आज हम इनसे अलग अलग मुद्दों पर, हमारे पास सवालों की लंबी सूची है, हम कोशिश करेंगे 10-20 मिनट आपको खूब अच्छी अच्छी बातें बताएं और जो जिज्ञासाएं लोगों के मन में उन पर बात करें। संविधान की प्रस्तावना पर, समानता पर, इन मुद्दों पर हम चर्चा करने के इच्छुक हैं। आपने हमको समय दिया हुक्मदेव नारायण जी, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। उन सबको हार्दिक शुभकामना। या देवी सर्वभूतेषु श्रोता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे सामने एक सवाल, जो मेरे सामने सवाल आए हैं जीवन में, जो हमारे दर्शक हमसे पूछते रहते हैं, वो सारे सवाल लेकर के मैं आपके पास आ गया। उनमें से पहला सवाल यही है कि भारत में जब हम बात करते हैं संविधान के अधिकार की, तो कहते हैं समानता का अधिकार मिला हुआ है। संविधान समानता का अधिकार देता है, लेकिन मेरे जैसा आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहाँ है समानता। जो एक रईस का बेटा है वो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स जो है वो हाईली एजुकेटेड है, वो गांव के आम प्राथमिक स्कूल में उसको भेज ही नहीं सकते हैं। तो शिक्षा में समानता की बातें तो बेबुनियाद हैं, ये कहने के लिए अच्छी लगती है, संविधान में जो लिखी हुई है धारा वो अच्छी लगती है, लेकिन जो भी सरकारें आई आज तक शिक्षा में समानता की व्यवस्था तो कर ही नहीं पाई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके हाथ में कल्प वृक्ष और आपके घर में कामधेनु दे दिया जाए और उसके लक्ष्य गुण है कि आप जो इच्छा करेंगे वो मिलेगा। तो संविधान में समानता के लिए महात्मा गांधी की सबसे बड़ी यही देन है, बालिग मताधिकार। हर आदमी को संविधान के समता समाज का कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय है, वो है वोट। तो जिनके पास में वो कल्प वृक्ष है, अब वो वोट डालते समय उससे जो कामना करेंगे वैसी ही सिद्धि मिलेगी। तो उनके ऊपर निर्भर है कि मतदाता क्या कामना करते हैं। अगर वो कामना करते हैं राजतंत्र का, वो कामना करते हैं कि
राजा का बेटा राजा हो, वो कामना करते हैं हमारे जात का गंदा से गंदा ही बन जाए, वो कामना जैसा करेंगे तो वैसा बन रहा है। इसमें संविधान के अंदर सबसे मूल है बालिग मताधिकार, और ये समानता है, नर नारी सभी को समान रूप से अधिकार। मतलब आपका जो जवाब है वो ये बताता है कि जो लोकतंत्र में हम जैसी व्यवस्था चुन रहे हैं वो व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है, कोई व्यक्ति नहीं, संविधान नहीं। हमने जैसी व्यवस्था बनाई है, जिन लोगों को हम चुनते हैं वो इसके लिए दोषी है। लेकिन आप एक बात का तो जवाब दे सकते हो कि संविधान में शिक्षा में समानता का जो अधिकार दिया हुआ है वो असलियत में आज तक लोगों को नहीं मिला है। ये तो आप हाँ भर सकते हो। नहीं, मैं फिर कहूंगा, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। तो जब आप बालिग मताधिकार के आधार पर जो आपको समता समाज बनाने के लिए चुनना है, तो जैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे उनकी जैसी मानसिकता रहेगी, आचार विचार व्यवहार उनका जैसा रहेगा, चाल चलन जैसा रहेगा, उसी के अनुरूप वो आचरण करेंगे। तो लोकतंत्र में जब बालिग मताधिकार है तो हर मतदाता को, लोकतंत्र में कहा ही गया है कि नागरिकों की सतत जागरूकता ही लोकतंत्र की प्रहरी है। तो नागरिकों में जितनी जागरूकता आएगी, चेतना आएगी, समझदारी आएगी, वो मांगते कहाँ हैं। आप ये टीवी पर पूछ रहे हैं, लेकिन जिस समय चुनाव हो रहा है, भी जहाँ हो रहा है वहाँ एक वर्ग खड़ा हो कि राजा पुतभंगी निर्धन संतान सबकी शिक्षा एक समान, कोई कहाँ मांग रहा है? मांग कहाँ रहा है कोई? जिनको जरूरी है, जो दलित पिछड़े दलित निर्धन निर्बल गरीब, वो भी कहाँ मांग रहे हैं? वो तो कह रहे हैं किसी को कि 2000 रुपया बांट रहा है, कोई 4000 रुपया बांट रहा है। तो मान लीजिए आपके पास में हीरा है, आप उसको कद्दू के भाव में बेच रहे हैं, तो खरीदने वाला को क्या बिगड़ता है? हमारे सामने एक सवाल खड़ा हुआ जिसका मुझसे जवाब मांगा गया, जातिवाद। जातिवाद का अंत कैसे होगा? मैंने कहा कि जो आज की स्वर्ण जातियां हैं उनको आरक्षण दे दीजिए। 15% जनगणना अगर हम करके देखें तो स्वर्ण जातियां कितनी होंगी? 15% होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20% होगी। उनको आरक्षण दे दीजिए, बाकी को अनरिजर्व कर दीजिए, और 20-25 साल उनको आरक्षण देंगे तो जब सब बराबर हो जाएंगे, एक लेवल पर हो जाएंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के IAS ऑफिसर तक, और विधायक से लेकर सांसद तक, और नगर निकायों से लेकर ग्राम पंचायत तक, हर स्तर पर जब स्वर्ण जो जाति के हैं उनकी अपनी आबादी के अनुसार भागीदारी हो जाएगी और शेष अनारक्षित पद हो जाएंगे, शेष सभी पद सबके लिए खोल जाएंगे स्वर्ण जातियों को छोड़ करके, तो अपने आप सामाजिक समानता आ जाएगी। धर्म और जाति के कॉलम लिखने बंद हो जाएंगे कुछ समय बाद और अपने आप सामाजिक समानता आ जाएगी। आप क्या कहेंगे? बस आपका सुझाव है कि कोई कहे आदमी के मरने के लिए, तो कोई कहे पोटासियम साइनाइड से अच्छा आयुर्वेद का वत्सनाभ विष होगा। तो इससे नहीं होगा। जाति एक प्रथा है, सिस्टम। हम जातिवाद को आप कुरीति के रूप में देखते हैं कि जातिवाद जरूरी है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जातिवाद हिंदू धर्म का गहना है, कुछ कहते हैं जातिवाद हिंदू धर्म के लिए अभिशाप है। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं फिर यही कह रहा था, जातिवाद फल है। जातिवाद निकलता जिस पेड़ से है उसका नाम है कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। जब सिस्टम को खत्म कर देंगे तो उससे ऊपर निकलने वाले सभी चीज खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ लोग जाति प्रथा के समूल नाश के बगैर ये ऊपर से इलाज करते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं को करना चाहते, इसलिए कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर सभी समाज में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जाति प्रथा सिस्टम बना रहे, और इस जाति प्रथा सिस्टम के नाम पर उनका साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो या उनका भावनात्मक शोषण हो, मनोवैज्ञानिक शोषण हो, लेकिन जाति के नाम पर उनका हमेशा शोषण हो। खास करके चुनाव के समय में इसमें अगड़े और पिछड़े और दलित आदिवासी में किसी को नहीं छोड़ता हूँ, सब में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जाति बनी रहे, जो हम अपने जात के गरीबों को अपने जात के नाम पर गुलाम बनाए रखें या चुनाव के समय में उनको एक्सप्लॉइट करें और सत्ता अपने हाथ में रखें।
देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुक्मदेव नारायण यादव जातिवाद की बुराई को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जातिवाद कास्टिज्म का एक पेड़ है और जो इलाज चल रहे हैं वो टहनियों के चल रहे हैं। टहनियाँ, कोई टहनी इस टहनी पर दवाई लगा रहा है, इस टहनी पर मर्रम लगा रहा है, लेकिन जातिवाद के पेड़ को कोई उखाड़ना नहीं चाह रहा। हम आपसे जानना चाहेंगे हुक्मदेव नारायण जी, जातिवाद के पेड़ को समूल नष्ट करने का, जड़ सहित उखाड़ने का क्या उपाय है? देखिए, फिर आप फर्क समझिए शब्द का। आप कहते हैं कास्टिज्म, अब मैं कह रहा हूं कास्ट सिस्टम। हाँ, मैं सुधार लेता हूँ। कास्ट सिस्टम की जो हुक्मदेव नारायण यादव कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम का जो पेड़ है उसको काटने की जरूरत है, लेकिन हम जातिवाद कास्टिज्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, टहनियों को काट रहे हैं। टहनियाँ कास्टिज्म है और जो कास्ट सिस्टम है वो पेड़ है। अब आप बता दीजिए, जातिवाद का जो मैं अंत की बात कर रहा हूँ वो समूल नष्ट कैसे होगा? देखिए, जाति के फर्क है दो चीज से, रोटी और बेटी। तो रोटी में जाति मिट गई, क्योंकि कब मिटी? जब विधान बन गया कि जो कोई छुआछूत की बात करेगा उसको सजा मिलेगी। अपने आप छुआछूत मिट गया। छुआछूत को दिल से नहीं लोगों ने मिटाया है उस कानून के डर से। उसी तरह से ये कास्ट सिस्टम को खत्म करेंगे तो रोटी में मिल टूटा है, लेकिन बेटी में जाति तय है बेटी से, कि हम कहाँ से बेटी लाते हैं और कहाँ अपनी बेटी देते हैं। तो बेटी का आधार है। जब तक बेटी के मामले में जाति नहीं टूटेगी तब तक समाधान नहीं होगा। बेटी के मामले में जात टूटेगी तब जब सरकारी कानून में, संविधान में या संसद से के द्वारा कानून बने या जन आंदोलन हो कि आपने कहा सबर नबर, मैं उन्हें कहता हूँ, अंतर सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए अंतर जातीय विवाह की अनिवार्यता हो, और अंतर जातीय विवाह की अनिवार्यता में 3 श्रेणी हो। अब आपने जो कहा सवर्ण, पिछड़ा और दलित, ये तीन कैटेगरी, उसमें इस 3 में से एक में की बेटी हो और एक का बेटा हो, ये नहीं कि अपने में। लेकिन स्वर्ण जो है वो अगर अनुसूचित जाति की बेटियां तो स्वीकार कर ले और अपनी बेटियों को अनुसूचित जातियों को देने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो तो आपका जो सुझाव है वो तो वहीं फुस हो जाएगा। देखिए, फुस नहीं होगा, ऐसे लोग निकलेंगे। उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ मद्रास के आयंगर थे, बड़े उच्च कोटि ब्राह्मण होते हैं, और जब वो पटना में थे राजभवन में, तो नैष्ठिक ब्राह्मण के जैसे छुआछूत मानते थे, ब्राह्मण के हाथ का ही खाते थे। और जब मद्रास गए तो उनकी बेटी एक शेड्यूल कास्ट से शादी की, तो लोगों ने पूछा कि आप यहाँ क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा वहाँ जो मैं कर रहा था सो वहाँ सही था, यहाँ जो मेरी बेटी की है सही है, क्योंकि परिस्थिति यहाँ ऐसी ही है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, हो सकता है। अगर मैंने कहा जिनको सरकारी नौकरी लेना है वो अपने अंतर जातीय विवाह की श्रेणी में सवर्ण, पिछड़ा और दलित 3 कैटेगरी में से एक में से बेटा, एक में से बेटी हो, और उस आधार पर सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा में उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी। ये कानून बन जाए, ऊंची जाति में हो, पिछड़ा में, दलित में, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए सो अपना अगर ग्रेजुएट होना जरूरी है तो अपना ग्रेजुएट होते हैं ना लोग। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आदरणीय हुक्मदेव नारायण यादव जी, जो हम ये सोचते हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, ये शब्दावली कितनी जरूरी रह गई है? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम स्वर्ण जयंती मना चुके हैं, कितनी जरूरत है इनकी आज? देखिए, एक है लोगों का जो आदर्श की बात करते हैं और एक है वास्तविकता। वास्तविकता यही है कि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम है, जाति है, और आज भी बहुत जगह मंदिरों में अगर अनुसूचित जाति और दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को भी बहुत मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। क्यों? किस कारण से? मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों? अगर तुम कहते हो
कि जाति नहीं है, सभी हिंदू एक है। तो जब सब हिंदू एक हैं तो उनके धर्म स्थल एक हैं, उनके तीर्थ स्थल एक हैं, उनके पूजा स्थल एक हैं, उनके सब एक है। और उनके सभी पूजा स्थल तीर्थ स्थलों पर सभी हिंदू जो नाम के हैं उन सभी हिंदुओं को जाने का, पूजा करने का, आने का बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर आप उसमें कहते हो कि ये जाएगा ये नहीं जाएगा, और फिर कहते हो नहीं एक रहो, तो एक का मतलब क्या हुआ कि एक मालिक मुसलमान रहो, एक गुलाम मुसलमान रहो, एक मालिक हिंदू रहो, एक गुलाम हिंदू रहो, लेकिन रहो हिंदू। तो आज के युग में जो समता आपने शुरू किया था, समता आज के इस युग की विश्व में सबसे बड़ी विशेषता है कि जितनी प्रकार की विषमताएं हैं उन सभी विषमताओं के खिलाफ इस विश्व में एक साथ ही अलग अलग तरीके पर भयंकर रूप से संघर्ष हो रहा है, जिसमें नर नारी की विषमता है, रंग की विषमता है, ये सारी विषमताओं के खिलाफ हम सब पे एक एक करके बात करेंगे। एक तो जब आपकी इस बात से निकल करके आई, हम हुक्मदेव नारायण यादव जी से ये जानना चाहेंगे कि दो अभी नारे नए निकल करके आए। एक तो कुछ महीनों से प्रचलित है कि बंटोगे तो कटोगे, और दूसरा जो है एक रहोगे सेफ रहोगे। एक योगी आदित्यनाथ ने दिया और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। क्या है, क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? जब एकता की ही बात है, सर्व समाज की बात है, तो इन नारों की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? वंदे मातरम क्यों बोलते हैं? हम ओम नमः शिवाय क्यों बोलते हैं? ये नारे नहीं है। अगर इसको आप नहीं, मैं एक संदर्भ में कह रहा हूं, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है, चाहे वह हिंदू ही है, वो तो समझाया तो उसको जा रहा है बटोगे तो कटोगे जो। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी संकीर्णता है। अगर हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचे और हम एक नागरिक के नाते सोचे तो हमारे राष्ट्र की सीमा में बसने वाले सभी नागरिकों को संदेश है कि बटोगे तो कटोगे। अर्थात तुम अगर हिंदुस्तान में सभी नागरिक बटोगे तो कहीं विदेशी परदेशी के हमला में हो या परदेशी के बौद्धिक आक्रमण हो, चाहे शैक्षणिक आक्रमण हो, सांस्कृतिक आक्रमण हो या हथियार वाला आक्रमण हो, तुम कटोगे। तो मैं जब देखता हूं तो विराट में दूसरा प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर हिंदुस्तान का हर नागरिक, नर नारी और सभी नागरिक अगर अपने अंदर एक बोध करे, एक कि हम भारत के हैं और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ही हमारा नागरिक के नाते प्रथम कर्तव्य है, और इसके लिए हम एक हैं। इतनी मजबूत पैरवी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता भी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी ने आपको रिटायर क्यों होने दिया अभी? देखिए, नागरिक होने के नाते कोई रिटायर नहीं होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारत का, मैं मान रहा हूं, मैं प्रवक्ता नहीं कह रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इन शब्दों में जिनका चयन आप कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है एकदम हिंदू मुसलमान की धारा से अलग हट करके एक भारतीयता की बात की तरफ आप मोड़ रहे हैं। एक हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, उसकी तरफ अपनी बात को आपने मोड़ा है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुख्य धारा की राजनीति से अलग ही क्यों किया? आपकी तो जरूरत थी भाजपा को। हम विशाल दृष्टि से ये बोलते हैं। मैं नागरिक हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना अलग बात है, लेकिन मैं सर्वप्रथम नागरिक हूं। और डॉक्टर लोहिया जब नागरिक पर लिखे हैं चैप्टर कि नागरिक के लिए क्या है, एक उनका लेख है व्यापक, उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिलना तो स्वाभाविक है, परंतु नियत और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा भी देखने की चीज है। मतलब डॉक्टर लोहिया समाजवादी हैं, वो संघ के नहीं हैं, समाजवादी हैं। और वो डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक है, जन्म से नागरिक हो गया, फिर भी उसकी नियत और उसकी राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा कर रहे हैं, श्रद्धा देखने की चीज है। तो हम जब नागरिक की बात करेंगे तो एक समाजवादी होने के नाते, डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक शिष्य होने के नाते और संघ के स्वयंसेवक होने के नाते मैं दोनों दृष्टि से इस बात को देखता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितने राजनीति में लगे हुए लोग हैं,
या संप्रदाय में या धर्म संस्थान में, किसी भी चीज में या शिक्षा में जितने लगे हुए लोग हैं, उनके इस बात को, उनकी नीयत और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा माने समर्पण, ये दो चीज उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाए। तो चाहे बटोगे कटोगे, चाहे एक रहोगे सेफ रहोगे, चाहे जातीय गणना करोगे, चाहे ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो हम उसमें नहीं जाके हम सीध कहते हैं कि ये हमारा थर्मामीटर है और हिंदुस्तान के हर नागरिक को इसी आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए कि जो बोलने वाले लोग हैं उनकी नीयत क्या है और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति उनके मन में श्रद्धा और समर्पण की भावना क्या है। अगर ये दो कसौटी पर कोई सिद्ध है तो हम उसको नेता मानने के लिए तो मोदी और योगी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं तो समानता की बात करने आया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारे पास सवाल आते हैं, बुनियादी चीजें, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और न्याय पाने की है। महेश वैद को अगर न्याय चाहिए तो कपिल सिब्बल और राम जेठमलानी जैसा वकील उसको नहीं मिलता है, वो ढूंढेगा जिसकी फीस कम है। जो है एक जो रईस आदमी है उसको जो है वकील महंगा मिल जाएगा, वो उसकी पैरवी अच्छे से कर लेगा, उसको तो रात को भी जमानत मिल जाएगी, कोई छोटा मोटा मामला हो गया। और बहुत सारे गरीब आदमी सड़े हुए हैं। 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, अरे जमानत पर तो उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए, मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हुक्मदेव नारायण यादव जी से हम जानना चाहते हैं कि जो कानून में समान न्याय की बात कही हुई है, कानून तो इतना महंगा हो गया है, इतने महंगे वकील हो गए हैं, आम आदमी और रईस आदमी दोनों के बीच न्याय पाने में इतनी असमानता हो गई है, तो समान न्याय की बातें तो पीछे छूट गई है। आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले इसको जब देखेंगे तो केवल वकील और केवल जज से नहीं देखेंगे, संपूर्ण न्यायपालिका से देखेंगे। मैं भारतवर्ष के सभी लोगों से, आपसे जैसे लोग हैं और देश के सभी प्रबुद्ध लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जस्टिस खन्ना जब चीफ जस्टिस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके बारे में लिखा गया कि उनके पिताजी फलाने जगह जज थे, उनके चाचा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आपातकाल में विरोध किया था इसलिए चीफ जस्टिस नहीं बनाए, इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया, ऐसा खबरें आ रही है, बनाए गए। मैं वो नहीं। फिर ये चंद्रचूड़ हटे हैं, इनके बारे में इनके पिताजी चीफ जस्टिस थे, और के बारे में आता है कि उनके थे। अर्थात मैं उस ओर जाना चाहता हूँ, अर्थात जब संपूर्ण न्यायपालिका का प्रधान सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय मानते हैं, तो जब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का गठन जो सिस्टम है, सिस्टम अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति का, वो नियुक्ति का आधार ही सामंतवादी परिवारवादी स्ट्रक्चर पर खड़ा है, तो बाकी उस न्यायपालिका से अब ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, उम्मीद क्या कर सकते हैं? और वहां अगर उस न्यायपालिका के सामने कपिल सिब्बल हो या सिंघवी हो, ऐसे ही वकील भी बड़े बनते जाएंगे, और फिर इनके बाद इनके बेटा वकील बन के आएंगे, क्योंकि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या कहते हैं, जो कौन वकील कितना केस में अपियर हुआ उसी पर उसकी वरीयता होती है। तो कपिल सिब्बल के सारे केस में उसका बेटा सेकंड लॉयर बनेगा, सिंधवी में बन जाएगा, सिंधवी का बेटा, आपस में बनाएंगे, तो सीनियरिटी उनकी बनती जाएगी, सीनियरिटी उनकी बनती जाएगी, उसी सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बनते जाएंगे। तो ये जो कड़ी बनी हुई है, ये इस व्यवस्था के खिलाफ न तो कोई बोलता है और न इस व्यवस्था के खिलाफ कोई बोलना चाहता है। इसलिए मैं जब बोलता हूं तो मेरे सामने न कोई व्यक्ति है और न मेरे सामने कुछ है। मेरे सामने जब कभी है तो मैं बोलता हूं सिस्टम पर। जैसे मैंने कहा कास्ट सिस्टम, उसी तरह अगर ये सिस्टम को बदल दो। अब कॉलेजियम के बारे में आ जाया है कि 5 का कॉलेजियम इन्होंने बनाया है, 3 का बनाया है। तो कॉलेजियम बनाया है कि कॉलेजियम मिलके जजों की नियुक्ति करेगा। कहीं भी संविधान में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं है ये ऐसा क्या विधान? ऐसा विधान 2 ही तरह के विधान हैं यहाँ जो कोई लोग आते हैं। एक है थ्रू इलेक्शन, एक है थ्रू कंपटीशन। हाँ, 2 ही है। तो जब संपूर्ण जो एग्जीक्यूटिव है,
नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स। तो नौकरशाही संपूर्ण है थ्रू कंपटीशन, चाहे 4th क्लास में हो चाहे प्रथम क्लास का हो, थ्रू कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। और जो इलेक्शन है उसमें इलेक्शन से है, चुनाव से है। तो लोकतंत्र में ये दो है। तो जुडिशियरी को भी दो में से एक पद्धति को अपना लेना चाहिए स्वतः, और नहीं अपनाए तो मैं पूर्ण सम्मान के साथ कहता हूं, आज न कल, कल न परसों भारतवर्ष में एक बड़ी शक्ति विद्रोह करेगी। वो रुकेगी नहीं, क्योंकि समानता का युग है। और समानता के युग में आपको मानना पड़ेगा, पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, यही मनुष्य का अहंकार है, यही मनुष्य का भ्रम है। अगर जन्म के आधार पर कर्ण को प्रतिभा से, प्रतियोगिता से रोका गया तो महाभारत हुआ। आपने बहुत काम की बात कही हुक्मदेव नारायण यादव जी। हमारा अगला सवाल होगा शिक्षा को लेकर के। आम आदमी, जब गरीब का बच्चा जब स्कूल में जाता है, मैंने पहले ही पूछा था, जब राजकीय प्राथमिक पाठशाला किसी में जाता है, उसका वो स्तर उसको पढ़ने को नहीं मिलता जितना एक रईस के, एक अमीर के बेटे को मिलता है, वो अलग जाता है। ऐसी शिक्षा पद्धति क्यों नहीं बन सकती कि गरीब और अमीर के बच्चे साथ एक ही स्कूल में पढ़ें? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें राज्य के अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकती कि राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा, राज्य निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देगा? क्योंकि बहुत से गरीब आदमी इसी चक्की में पिसते रहते हैं और वो गरीबी से पूरे जीवन चक्र में निकल नहीं पाते। ऐसा हम प्रत्यक्ष रोजाना देखते हैं। महेश वैद्य जी, आप ही टीवी चैनल पर ये प्रश्न पूछते हैं। एक है बुद्धि विलास और एक है कर्मपरायणता। तो भारत में सबों के लिए समान शिक्षा हो। आप ईमानदारी से बोलिए, किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में आज तक कभी ये लिखा गया? जब किसी राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा जाता है तो इसका मतलब कि किसी राजनीतिक दल की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि समान शिक्षा हो। केवल एक बात फिर कहूँगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिनका अपना न परिवार था, न वंश था, न घर था, न मकान था, फक्कर थे। उन्हीं के समय में हम लोग इस नारा को लगाते थे उस समय, राजा पुत्र निर्धन संतान सबकी शिक्षा एक समान, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेजी यहाँ से चला गया अंग्रेजी को भी जाना है, गांधी लोहिया की अभिलाषा चले देश में देसी भाषा। और ये कह के जेल गए, आंदोलन किए लोहिया के नेतृत्व में। लोहिया के बाद, लोहिया के अलावे मैं आपको कहता हूँ, पढ़े लिखे आप सीनियर पत्रकार रहे हैं, आपके यहाँ जो लोग काम करने वाले नई पीढ़ी के हैं वो सब भी काफ़ी प्रतिभा है सब में। खोजे कि लोहिया के अलावे इसी तरह खास जिसको कहते हैं सिद्धांत नहीं, कार्यक्रम में किसी नेता ने और किसी दल ने ऐसे कहा हो, अपने चुनाव घोषणा पत्र में हो या मन से कहा हो, किसी ने, चाहे वो पिछड़ावादी हो, चाहे वो दलितवादी हो, चाहे वो सवर्णवादी हो, को नहीं कहा। अभी हमने विभिन्न विषयों पर बात की है। हमारे पास जो सवाल आते हैं उनमें से एक सवाल ये भी आता है आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकों में भी आपके बारे में आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, तो इसलिए मेरा सवाल ये, हुक्मदेव नारायण यादव जी की राजनीति में जो रुचि पैदा हुई, सबसे पहले किस स्तर से शुरुआत हुई राजनीति की, और उस शुरुआत के समय क्या फीलिंग्स थी, किस तरह का माहौल था उस समय? हम चाहेंगे कि बिहार का वो दृश्य भी आप कम शब्दों में हमारे सामने रखें, किस तरह का माहौल था और आपकी राजनीति में रुचि कैसे पैदा हुई और शुरुआत का चुनाव कौन सा था? देखिए, मैं जी, ये ऐसे आपके जैसे इस तरह की स्टोरी बनाने वाले भी कई आए, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसलिए मना किया कि मैं अपनी जीवन यात्रा की कहानी लंबी है, संघर्ष में। तो हम इस प्रश्न को ड्रॉप कर लेते हैं, फिर किसी दिन कर लेंगे। नहीं, मैं दूसरी बातें कहता हूँ कि मैं राजनीति के प्रारंभ से चला, गांव में से चला। मेरा गांव 3-4 महीने बाढ़ से घिरा रहता था।
प्रलयंकारी बाढ़ आती थी। गांव का नाम भी बताते चले। गांव का नाम बिजुली था, दरभंगा सदर प्रखंड में था। बिजली बिजुली सदर प्रखंड में था। मेरे पिताजी सब साधारण किसान थे। मेरे पिताजी के नेतृत्व में 8 चाचा, चार चचेरा भाई, 2 निषाद, 2 बढ़ई, 2 भाई, ये लोग फ्रीडम फाइटर थे, जेल गए थे, कुर्बानी दिए थे, उनके शिलापट लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि वो किसान थे, गांव के लोग थे, तो उनको कौन पूछने वाला कौन है। नरेंद्र मोदी कुछ लोगों को पूछा है, उनको उजागर किया है खोज के। तो अब उस गांव से हम चले। हमारे पिताजी के पास में कोई जमीन 60-70 एकड़ जमीन वाले के जमीन थी, लेकिन वो बाढ़ में डूबी रहती थी, कोई फसल होती ही नहीं थी। एक फसल होती थी खेसारी, जिसको कि वैज्ञानिकों ने कहा खाने से लंगड़ा हो जाता है, तो वो भी भगा दिया, वो भी बंद कर दी। वो भी भगा दिया, क्योंकि बिना पूंजी की खेती होती थी। आप लोगों को नहीं मालूम है, 10-12 किलो खेसारी ले करके उसमें 1 किलो 2 किलो तीसी मिला करके कीचड़ पर ऐसे छींट देते थे, न कोई खाद न सिंचाई, और उसी में 12 मन 15 मन का एकड़ वो खेसारी हो जाए और भूसा टाल हो जाए, खूब माल को खिलाते थे। उसी खेसारी की दाल खाते थे, उसन के खाते थे। न कभी हम लंगड़ा हुए, न मानसिक विकलांग है, जो वैज्ञानिक सबका मानसिक विकलांग होता है। तो वैसे समाज से निकले। लेकिन जो सामाजिक अन्याय था, प्रताड़ना, अस्पृश्य था। यादवों के साथ बिहार में अस्पृश्यता की स्थिति। जो भी पिछड़ी जाति के थे जी, हमारे यहाँ बनिया नरेंद्र मोदी की जात है तेली, तो हमारे यहाँ तेली, सूली, कलवार, जो हमारे अध्यक्ष हुआ था जायसवाल जी, तो ये सब कलवार हैं। तो सूरी, तेली, कलवार, ये 3 है। लेकिन इन तीनों के हाथ का भी पानी पिछड़े जात के लोग भी नहीं पीते थे। सवर्ण तो पीते ही नहीं थे। इनके घर का चावल दाल नहीं खाते थे, पूरी खाते थे, मिठाई खाते थे। तो वो समाज था। वैसे समाज में से, और जमींदारों के शोषण, वैसे समाज में मैं पढ़ा लिखा। मेरे सब कांग्रेसी थे, लेकिन मैं छात्र जीवन से ही मेरा झुकाव रहा और बढ़ा। लेकिन मैंने अनुभव किया कि राजनीति के अंदर में जो सत्य बोलने वाला होगा, सत्य के लिए लड़ने वाला होगा, सही बोलने वाला होगा, आदर्श के लिए बोलने वाला होगा, वह पीड़ित भी होगा, प्रताड़ित भी होगा, उपेक्षित भी होगा, उपहासित भी होगा। कहीं ना कहीं इन सब सीढ़ी से मैं भी गुजरते आया हूँ, अब तक गुजरते आया हूँ। और तो कभी कभी होता है, काली जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, कुलदेवी, हम कहते हैं काली माई तुमको भी मुझे इतना लड़ाकू बनाना था, तो मेरा जन्म भी जवाहरलाल जैसे किसी परिवार में क्यों नहीं दे दिया, राजवंश में, जो कम से कम मेरी भी इज्जत हो जाती, उनमें गुण होता या नहीं होता। तुम मुझे इतना संघर्ष दिया, लड़ाकू बनाया, और कहाँ एक गरीब पिछड़ा किसान के घर में जन्म दे दिया। लेकिन मेरे अंदर वो बचपन से संस्कार है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे मेरे पिताजी, कांग्रेस के थे। पहला चुनाव कब लड़ा? पहला चुनाव तो 62 में लड़ा, जब मैं लॉ फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट था, वकालत पढ़ रहा था, तब 62 में लड़ा था। समाजवादी चुनाव से कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ा दिया। मैं ग्राम पंचायत का प्रधान 1969 में पहले ग्राम पंचायत के प्रधान बने। पहले 60 में, जब ये 3rd ईयर में थे तो ग्राम पंचायत का प्रधान बने, और जब लॉ फर्स्ट पार्ट में थे तो असेंबली का चुनाव 62 में लड़ गए। अब बताइए कि आज के पार्लियामेंट में जो लोग हैं, बोलिए 62 में चुनाव लड़ने वाला कोई होगा जो लड़ा हो असेंबली का चुनाव? और मैं 67 में, फिर 62 में हार गया। 67, 69, 72 मिड टर्म पोल होते रहा बिहार में। मैं एक विधानसभा केवटी से ही लड़ते रहा, 3 बार चुनाव जीता, क्षेत्र नहीं बदला। फिर पार्लियामेंट में आया, लड़ते आया। बाद का तो सिलसिला चलता रहा, संघर्ष के बल पर। लेकिन मेरे परिवार के लोग भी कहते हैं, मेरी पत्नी भी कभी कभी कहती है कि तुम में ये ऐब है। तो मैं कहता क्या, तब बंदर के तरफ कौन? तो मैंने कहा कि बंदर के तरफ तो हरियाणा की कोई किस्सा सुनाती है कि किसी गांव में कोई बाहर से किसान आया जाट, तो भर गांव के लोग लठ लेके दौड़ रहे थे, तो कहा किसके पीछे दौड़ रहे? तो बंदर के पीछे। तो बंदर के साथ कोई है कि नहीं? तो कहा कोई नहीं।
तो एक हाथ से लठ लेके गाड़ दिया, कहा कि तब बंदर के तरफ मैं, जो कमजोर है उसके साथ में। तो ये जो तो चूंकि मैं एक सिद्धांत, एक आदर्श रहा और मैं उसके आधार पर बोलते रहा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नीति, सिद्धांत, आदर्श, चरित्र, ये सब बातें जो हैं, इन सब बातों के आधार पर अगर कोई मजबूती से बोलने वाला होगा तो राजनीतिक व्यवस्था में बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे लोगों को पसंद करेंगे। नहीं तो अधिकतर लोग राजनीतिक व्यवस्था में होते हैं जो सत्ता के पीछे चलते हैं और सत्ता को पसंद करते हैं, और सत्ता के द्वारा जो कुछ भी हो उसको 100% सत्य मान लेते हैं। लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। मैं उसमें अगर कहीं कमजोरी है तो इंगित करता हूँ, बोलता नहीं हूँ। लेकिन पत्र में मुरारजी देसाई से लेके श्रीमान नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं बचे हैं जिनको मैं कोई ना कोई पत्र लिखते रहा। मेरे पास में आपके पत्र तो मैंने देखे हैं, बहुत लिखे हैं, रिकॉर्ड है मेरे पास में विषयों पर। वो तो आप पर कभी पूरा इतिहास जब हम बनाएंगे बैठ करके तब बनाएंगे। आज आपने हुक्मदेव नारायण यादव की विभिन्न विषयों पर जो बेबाक बातचीत है वो सुनी है। हम इनसे बीच बीच में मिलते रहेंगे और अगली कड़ी में इनसे नेहरू, जितने भी प्रधानमंत्रियों को आपने पत्र लिखे हैं उन सब के पत्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी सब चर्चा करेंगे अगली बार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं को, धन्यवाद। लेकिन इतनी प्रार्थना सब सुनने वाले से करेंगे, भाई मैं गांव का किसान हूँ, हल्का मूठ पकड़ता हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन में खेत जोतता हूँ। अगर मेरी वाणी से किसी आदमी को कठोर लगा हो, मन में चोट लगी हो तो क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहा हूँ वह सत्य कहा हूँ, अपनी भावना को कहा हूँ, गरीब और गांव गरीब किसान के दिल की बात कहा हूँ। धन्यवाद आपका।